अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा एक दो चीज़ एक्स्ट्रा बताऊंगा, जो साइंस जो कॉमर्स वालों के लिए यूजलेस थी। अच्छा देखो, एक सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो साइन एक्स फंक्शन होता है, एक्स के प्लेस पर कोई भी आप डोमेन रख लो, 2x रख लो, 3x रख लो, 3x+2 रख लो, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 से ऊपर कभी नहीं जाएगा, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ठीक है। इसी तरह से कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 से ऊपर कभी नहीं जाएगा, छोटा रहेगा, और मिनिमम में -1 से नीचे नहीं जाती इसकी वैल्यू, ठीक है। बाकी जो है, टेन है, सेक है, कॉसेक है, सेक है, जो बाकी के चार बचे ना, उन सब की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है और मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी होती है, इसलिए उसका क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे। अब देखो इनका क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, पहले आप ये नोट कर लो, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में गिवन है ये वाले क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन आता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3+7 कॉस 5x+3, मान लो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, और इसमें लिखा हुआ आएगा फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब देखो, डोमेन तो कॉस में आप कुछ भी रख लो, कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं देगा कॉस आपको, कॉस की वैल्यू हमेशा डिफाइंड होती है किसी भी नंबर के लिए। तो आपने क्या लिखा, आपने जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट किया, राइट, आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में डोमेन इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कॉस में कुछ भी रखने से कभी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, तो डोमेन आपने लिख दिया ऑल रियल नंबर्स, राइट। अब जरा रेंज देखो मैं कैसे निकालूंगा, पहले मैंने कॉस लिया 5x+3, जो इसका एंगल है वो ले लिया साथ में, और मैंने क्या लिखा कॉस के बारे में, देखो जी इसकी वैल्यू -1 मिनिमम है और मैक्सिमम इसकी वैल्यू +1 है, ऑल राइट। सबसे पहले आपने ऐसे लिखा। अब आप देखो आपके क्वेश्चन में कॉस के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जरा देखो, 7। 7 हो रहा है ना, तो आपने भी क्या किया, 7 मल्टीप्लाई कर दिया इनइक्वालिटी के तीनों पार्ट्स में, क्योंकि जो भी करोगे तीनों में करोगे, ये आपका 7 मल्टीप्लाई हो गया तीनों से, देखो, ठीक है, ये 7 मल्टीप्लाई हो गया। अब बताओ इसमें ऐड क्या हो रहा है, ये देखो, ऐड देखो कितना कर रखा है इन्होंने, 3। 3, तो आप भी सर 3 3। ऐड कर दो, तो जब -7 में 3 ऐड करोगे तो ये -4 हो गया, देखो, जब आप 3 इस बीच वाले पार्ट में ऐड करोगे तो ये हो गया 3+7 cos 5x+3 हो गया, और जब आप 3 लास्ट वाले पार्ट में ऐड करोगे तो ये थोड़ा सा मैं ठीक लिख लूँ, अजीब सा लग रहा है लिखा हुआ, 10। यस, ये 7 था ना, तो अब ये 10 हो गया। तो ये देखो आपको रेंज मिल गई, आपका जो फंक्शन है वो ये आ गया, देखो बीच में, और वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है उसकी वैल्यू, -4 से लेकर 10 तक जा रही है, तो आप यहाँ लिखोगे देयरफॉर जो रेंज है आपके फंक्शन की, ये हो गई है -4, 10 का दोनों साइड पे क्लोज्ड इंटरवल, ये आंसर हो गया। आया समझ में? सर ये -4 और 10 कैसे आया था? देखो ये ना, यहाँ पे देखो बिल्कुल लास्ट में, जब हमने पहले तो देखो कॉस के बारे में क्या लिखा, हमने कॉस के बारे में लिखा इसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में है, ठीक है। उसके बाद हमने तीनों को 7 मल्टीप्लाई किया, उसके बाद तीनों में 3 प्लस कर दिया, तो जब -7 में 3 प्लस हुआ तो -4 बन गए, 7 में 3 प्लस हुआ वो 10 बन गए, और बीच में क्या आ गया, बीच में आपका ये पूरे फंक्शन की रेंज आ गई, देखो ये ओके जो आ गई सर। देखो, तो -4 और 10 का क्लोज इंटरवल इसकी रेंज हो गई, गॉट इट। यस सर। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा ऐसे, तो मेरे को लगेगा आपकी प्रैक्टिस हुई है, आप पहले नोट कर लो ये वाला, और जल्दी जल्दी करना भाई, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा टिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपको, टिग्नोमेट्री में बहुत टाइम लगने वाला है। लिख लिया सर। ठीक है, तो ये लो, आप मेरे को दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ, डोमेन और रेंज दोनों निकाल देना। एफ एक्स है 2+5 साइन 2x, ये लो, इसकी रेंज और डोमेन दोनों निकाल दो। मैं यार रोज पानी की बोतल भूल जाता हूँ, आप बस इसके डोमेन रेंज निकालो, मैं अपनी पानी की बोतल ले आऊँगा, ध्यान ही नहीं रखा रोज। सर डन।
डन। डन। हाँ जी, डोमेन बता दो, रेंज बता दो। सर डोमेन आ रहा है मेरा सर -3 और 7 के बीच में। वो तो रेंज हो गई सर बेटा। वो रेंज है सर, सॉरी रेंज। सर डोमेन आ रहा है। हाँ, डोमेन तो ऑल रियल नंबर है ना, डोमेन तो कुछ भी रख लो साइन सर के एंगल रेंज है में। हाँ, -3 और रेंज आपकी क्या आ रही है? -3 और 7, 7 आ रही। 7। करेक्ट करेक्ट, सबका हो गया। यस यस सर। सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछो भाई, मैं एक और दूंगा, फिर एक चीज और बतानी है मुझे। यदि कोई भी डाउट है तो पूछ लो किसी को। देखो, स्कूल की तरह ट्रीट मत करना भी इन क्लासेस को। देखो, स्कूल में भी बच्चे जनरली बोलते हैं मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ जैसे, तो वहाँ बच्चों को थोड़ा सा वो लगता है कि कौन पूछेगा, छोड़ो। तो यहाँ तो देखो आप ना, आप लोग पे करके पढ़ते हो सब लोग, तो मुझे पेन होता है सबसे, बच्चे यहाँ भी नहीं पूछ रहे। तो अपने डाउट ना खुल के पूछ लेना। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ ऐसा, मैंने पानी भी पी लिया अब तो। ये लो जी, एक और कर लो। एफ एक्स है 7 - 4 cos x + 3। 7 प्लस, सॉरी, 7 + 4 cos x + 3। फटाफट से निकालना डोमेन रेंज जल्दी से। सर डोमेन आर और रेंज -3,11। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। हो गया, सबका हो गया। सर डोमेन है ऑल रियल नंबर्स और रेंज है -3,11। यस करेक्ट। तो आई होप सबका हो गया, ये इसका मतलब है ना। सर -3 कैसे आया, मतलब -3 7 देखो। ऐड करेंगे ना हम इसमें? हाँ हाँ, आप जैसे पहले तो ऐसे लिखा होगा आपने, देखो भाई, जो cos x + 3 है ये <<1 होगा और <(-1) होगा। फिर आपने इसको 4 मल्टीप्लाई किया होगा तीनों पार्ट को। हाँ, -3 क्यों आ रहा है? सॉरी सर, ये वो आएगा, हाँ, 3 आएगा। 3 आएगा, क्योंकि जब 7 ऐड करेंगे ना इसमें, तो ये 3 बन जाएंगे। बीच में 7 ऐड करेंगे तो ऐसे आ जाएगा 7 + 4। 3,11 आएगा। हाँ, 3,11 बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। तो इसकी जो रेंज आ रही है वो 3 और 11 के बीच में आ गई, है ना। ये 3,11 आ गई, दोनों साइड से क्लोज इंटरवल। चलो, अब आपको एक चीज और बताता हूँ, ये पॉइंट नोट करना। ये हटा दूं मैं, अब पेज टर्न कर लूं अगर ये हो गया तो। यस सर। अच्छा, चलो, अब आप एक ये पॉइंट लिखो, ये थोड़ा सा साइंस वालों के लिए बता रहा हूँ मैं ये। अगर आपका फंक्शन इस फॉर्म में आता है, देखो f(x) = a sin x + b cos x। बस शर्त यह है जो बताने जा रहा हूं मैं, यहाँ पे साइन का जो ये डोमेन है और जो कॉस का डोमेन है, डोमेन मतलब जो x है, इसको मैं डोमेन बोल रहा हूँ, ये सेम होना चाहिए दोनों में। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होती है, इसकी जो वैल्यू लाई करती है, वो हमेशा लाई करती है -√a² + b² से लेकर +√a² + b² तक। ये क्लोज्ड इंटरवल इसकी रेंज होती है। ये टॉपिक आएगा आपके पास एक क्लास 12th में, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उससे प्रूव होती है ये। तो फिलहाल अभी आपको फॉर द क्लास 11th ये आपको अभी नोट डाउन करनी है, याद करनी है। मतलब तो अगर x मैं, की वैल्यू सेम होगी जब? हाँ, एक्स दोनों में सेम होना जरूरी है। देखो, अगर एंगल सेम है दोनों का, तो इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है -√a² + b², और मैक्सिमम हो सकती है √a² + b²। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी रेंज हो गई, इसके बीच में कोई भी आंसर आ सकता है। सर अगर ये वेरिएबल सेम नहीं होंगे तो आपको ना फिर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सिखाए जाएंगे। जैसे मान लो मैं आपको देता हूँ, सपोज करो मैंने आपको दे दिया 2 sin x और मैंने आपको दे दिया 3 cos 2x। ठीक है, मैंने कहा अब बताओ इसकी रेंज क्या है। तो पहले आपको ये x और ये 2x को किसी भी तरीके से सेम बनाना होगा। उसके लिए फिर ट्रिग्नोमेट्री के आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताऊंगा मैं, फिर उस लेवल पे तब करेंगे। अभी मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा उसमें मैं आपको सेम दूंगा, है ना। अदरवाइज अभी आप सीख नहीं पाओगे ना, वरना फिर ये भी नहीं सीख पाओगे। तो अभी जिस लेवल पे है उस लेवल से करेंगे अभी इसको। तो क्वेश्चन ले लो मुझसे एक आप, और मुझे इसका डोमेन रेंज बता दो। 3 4 cos x +
3 sin x। इसका पहले डोमेन बता देना, डोमेन क्या होगा इसका। और रियल नंबर। बिल्कुल ठीक है, लिख लो आप सब लोग, डोमेन तो हो गया इसका ऑल रियल नंबर्स, कुछ नहीं करना उसमें। तो अब जरा रेंज बता दो। So -5, +5. ओके, एनीबडी एल्स? -5, +5। यस सर, -5,5 आ रहा है। ठीक है श्यांशु, और किसी का नहीं आया दो बच्चों के अलावा? आदित्य, अभिषेक, चिराग? सर यही आ रहा है मेरे। देखो ऐसे लिख देना टीचर को, मान लो आ गया। वैसे तो देखो सीबीएसई बोर्ड अभी देगा नहीं आपको, आप सोचो हमारे स्कूल में आ जाएगा, नहीं आएगा, मैं सिर्फ आपकी नॉलेज गेन करवा रहा हूँ। आपको ऐसे लिखना है, देखो ये 4 cos x प्लस 3 sin x, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम जो वैल्यू है ये है √4² प्लस 3², ये मैक्सिमम होती है। और यहाँ लिखनी है आपको मिनिमम होती है माइनस सेम √4² प्लस 3²। तो ये 16 प्लस 9 25, 25 का रूट 5, तो मिनिमम वैल्यू इसकी -5 हो गई, ये बीच में सेम आ गया, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू +5 हो गई। तो रेंज हो गई इसकी -5 से 5 का, दोनों साइड पे क्लोज्ड इंटरवल। ऑलराइट, सबको क्लियर? Yes sir. अच्छा, तो एक क्वेश्चन आप और करो, फिर हम आगे चलते हैं। ये लो, फंक्शन है 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस 1। अब बताओ मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, कहने का मतलब कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज जा रही है, इसकी बताओ तो जानते हैं भैया। थोड़ा दिमाग लगाओ, बता दोगे। सर जैसे आपने बताया था दोनों को अलग अलग निकाल देना है, फिर उसके बाद सब में +1 कर दें। Sir, और क्या, और क्या बताओ, आंसर बताओ। so -√13 + 1 till +√13 + 1. ओके, तो भव्य का आंसर आ गया। भी और किसी का और कोई बताएगा, फिर मैं लिखूंगा फाइनल आंसर जब आप बोलोगे तो। थोड़ा जल्दी भाई। क्या वो बच्चों बताओ। देखो इतने पार्ट की वैल्यू निकाल लो ना, मिनिमम मैक्सिमम। भाई मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -√13 आ रहा है। हाँ बस, भाई मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -√2² प्लस 3²। उस मिनिमम वैल्यू में 1 प्लस कर दो, तो कितनी हो गई? -√13 प्लस 1। और फिर मैक्सिमम वैल्यू लिख लो इसकी भी, बहुत ज़्यादा कितनी हो सकती है? बहुत ज़्यादा हो सकती है यही √ बस प्लस का हो जाएगा +1। तो ये लो रेंज आ गई इस फंक्शन की। इसकी रेंज हो गई कहाँ से कहाँ तक? -√13 प्लस 1 से लेकर √13 प्लस 1 तक का, दोनों साइड क्लोज इंटरवल। ये रहा आंसर, खत्म। तो अगर कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है, होने दो, उसको हम अपनी क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना उसमें ऐड कर देंगे दोनों जगह पे, खत्म। नहीं आया समझ में? बोलो भी, जल्दी बोलो भाई, आया समझ में, नहीं आया? आ गया। आ गया। अच्छा, ये एक, अब ये तो हो गए टॉपिक, ठीक है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, इसको मैं अपने स्कूल में ना कई बार स्कूल में देता हूँ एग्जाम में, और पता नहीं बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। f(x) इज इक्वल्स टू दिया हुआ है x - 2/2 - x। ये 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें आपको मुझे बताना है डोमेन एंड रेंज। सर डोमेन और रियल नंबर एक्सेप्ट टू। डोमेन तो आपने बिल्कुल ठीक बता दिया, अभी बहुत जल्दी बता दिया। डोमेन तो भी नीचे देख के पता चल रहा है ना, देखो यहाँ पे 0 मत बनने देना बस। तो डोमेन तो हो गया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। अब रेंज बता दो।
रेंज जनरली सब इसकी गलत बताते हैं। मैं देखना चाहता हूँ आप कैसे बताओगे। सर ऑल रियल नंबर्स माइनस -1। मतलब सारे आंसर आ सकते हैं -1 को छोड़ के। ओके, एनीबडी एल्स? कोई रेंज बताएगा? भव्य का आंसर है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। नहीं आ रहा किसी को भी? कोई बात नहीं। समृता, वंश, कोई आइडिया? यश? भी यश नो का जवाब दो, आया नहीं आया? तो भव्य के अलावा किसी को कुछ नहीं आ रहा? आदित्य, कोई आइडिया? हाँ कृतिका बोलो। दोबारा बोलना बेटा। -1 ही आ रहा है सर। -1 ही आ रहा है, अच्छा। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ना आपको, मेरा एक छोटा सा काम करो, मैं आपको इनपुट देता जाऊंगा, मतलब डोमेन देता जाऊंगा, आप इसमें पुट करके ना सॉल्व करके आंसर बताते जाना, ठीक है? जरा देखते हैं क्या रेंज आ रही है इसकी। 5 मैंने इनपुट दिया है 5, आप यहाँ पुट करके मुझे सॉल्व करके आंसर बताओ। भव्य आंसर बताओ, रफ में कर लो सॉल्व। 3/-3 तो -1 आ। -1, ठीक है। अब एक काम करो, अब आप ले लो मुझसे -1, इनपुट दिया मैंने आपको -1, जरा पुट करके आंसर बताओ। -3 अपॉन सर -3/3। कितना हो गया -3/3? -1। -1, अच्छा। अब आप मुझसे ले लो 10, डोमेन मैंने आपको 10 दे दिया, अब बताओ रेंज। -1। -1, अगर मैं आपको मान लो 4 दे दूं तो, डोमेन 4 दे दूं तो? सर 2 और ये भी -1। ये भी -1। आप सोचो ना, इसकी रेंज -1 के अलावा तो कुछ आएगी ही नहीं। आप डोमेन कोई भी रख लो, 2 मत रखना बस, क्योंकि 2 पे फिर नीचे नीचे 0 आ जाएगा। तो 2 के अलावा आप कुछ भी रख लो। देखो आंसर बार बार क्या बोल रहे हो आप, बार बार आंसर मुझे आप -1 बोल रहे हो, है ना? तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो एक्सेप्ट -1 नहीं है, बल्कि -1 ही है। अब कैसे लिखेंगे? देखो एक नंबर का क्वेश्चन आता है और इसकी रेंज 99% बच्चे एग्जाम में गलत लिखते हैं। रेंज के लिए क्या करते हैं भाई, हम लोग क्या करते हैं, पहले y मान लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो x-2/2 - x हो गया। चलो, फिर मुझे तो ये दिखाई दे रहा है, देखो ऊपर x-2 को x-2 रहने दो, ठीक है? मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ही नहीं, मैंने नीचे से माइनस कॉमन लेके इसको बना दिया x-2, और ये लो कैंसिल हो गया। y की वैल्यू क्या आ रही है? -1 आ रही है। तो इसका मतलब ये जो रेंज आपने y के इक्वल मान ली है और -1 के इक्वल आ रही है, सो देयरफॉर इस फंक्शन में कुछ भी रख लो आप इनपुट, आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा, -1। ये रही इसकी रेंज। सर बट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ उससे वो चलो, वाला। हाँ मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ, ठीक है? मान लो, चलो आपके दिमाग में नहीं आया कि भाई कैंसिल करना है, और आपने मान लेते हैं चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं भी करता हूँ। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू वाई 2y, फिर -xy इज इक्वल टू आ गया x-2, ठीक है? अब ये 2y को ऐसे रहने दो, ये वाले 2 को इधर लाके प्लस कर लो, उधर x रहने दो, ये वाला xy उधर ले जाकर प्लस कर लो। अच्छा, अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये बन गया y+1,
इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, ये भी बन गया y+1। ओहो, ये तो y+1 y+1 कैंसिल हो गया। ये लो जी, कुछ निकल के ही नहीं आ रहा यहाँ से, तो यहाँ से तो x की वैल्यू 2 आ रही है। भाई ये क्या आ रही है, हमें तो y की वैल्यू चाहिए थी। तो आप खुद ही सोचो, इसको y के रखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ रिजल्ट आया ही नहीं, ये तो x की वैल्यू 2 निकल के आ गई। और ये तो वो वैल्यू है जो डोमेन में रखनी नहीं है बल्कि हमें, है ना। तो इसलिए हमने इसको y मानने का कुछ सेंस नहीं था इस क्वेश्चन में। तो इसमें देखो सीधा सीधा साफ दिखाई दे रहा था यहाँ पे, अगर हम नीचे से माइनस कॉमन लेके इसको x-2 बना लें, कैंसिल हो जाएंगे, -1 रह जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन कुछ भी रख लो, 2 मत रखना बस, और बाकी जो रेंज आएगी सोचो वो तो -1 ही आनी है ना। तो स्पेशल फंक्शन कह सकते हो आप इस क्वेश्चन को, नॉर्मल फंक्शन हाँ। नहीं है। देखो ये है ना, नॉर्मल तो निकल आती है रेंज ऐसे। आपने गलत नहीं किया, आपने तो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक किया, जैसा आपको सिखाया भाई आपने वैसे ही फॉलो किया, लेकिन ये क्वेश्चन ही कुछ स्पेशल था। तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग में रखिएगा। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, देखो ऊपर x-3 नीचे 3 - x, ऊपर x-4 नीचे 4 - x, इस तरह के फंक्शन की रेंज हमेशा -1 आएगी। ओके ऑलराइट, सर। चलो तो हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ना ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग करूंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ना बहुत टाइम लेने वाली है वो, क्योंकि हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री आर डी शर्मा से चलेगी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एंगल्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ। कोशिश करना इस चैप्टर में एब्सेंट मत होना कोई भी, ठीक है। चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्री। सर आप पिछले वाली स्लाइड फिर से दिखा सकते हैं एक बार? श्योर, देखो ये तो मैंने y के कोलक के क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ना। हाँ सर, उससे पिछले हाँ, वाला। इसके पिछले वाली में ये किया था हमने, इसको y माना, फिर नीचे x2 - x में से माइनस कॉमन लेके x-2 बना दिया साइन चेंज करके और कैंसिल कर दिया, तो -1 बचा। तो y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -1 हो सकती है, तो रेंज हम y मानते हैं ना, और y की वैल्यू -1 हो सकती है, तो रेंज भी इसका मतलब -1 हो गई। ओके सर। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। चलो देखो, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले मैं आपको दो एंगल बताऊंगा, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। यहां से स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। सपोज करो ये आपकी एक रे है, रे मतलब जो एक पॉइंट से फिक्स्ड है और एक पॉइंट से आप जितना मर्जी बढ़ा सकते हो, ठीक है। एक और रे हम इधर बना लेते हैं, ये भी मान लेते हैं एक रे है, आप एक पॉइंट से फिक्स रखो इसको और एक पॉइंट से आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। अब देखो इस रो को हम यहाँ पे इस पॉइंट को फिक्स करके इधर भी घुमा सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, यहाँ हम इस रे को उल्टा इधर भी घुमा सकते हैं। अच्छा ये बताओ, इन दोनों रोटेशन में से घड़ी किस हिसाब से चलती है, ये इस हिसाब से चलती है घड़ी या इस हिसाब से? नेगेटिव, ये वाली नेगेटिव है ना, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये होता है क्लॉकवाइज रोटेशन, क्योंकि ये घड़ी के हिसाब से चल रहा है, घड़ी भी ऐसी बनाई गई है भाई। और ये घड़ी के उल्टा चलता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। जब आप अपनी रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो, मान लो अब आपकी जो रे है वो यहाँ से रोटेट करके यहाँ पहुँच जाती है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ये कुछ एंगल फॉर्म हो गया, ये कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हो गया। ये जो थीटा एंगल होता है ये कहलाता है पॉजिटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल का सिर्फ एक मतलब होता है कि वो एंगल कुछ ना कुछ तो है, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है। और इसी तरह से अगर आप अपनी रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे नीचे ले आते हो, सपोज करो आप यहाँ नीचे ले आए, राइट, तो अब ये एंगल वहां से इधर बन गया। ये जो एंगल होता है ये नेगेटिव साइन के साथ शो किया जाता है, -थीटा, ये कहलाता है नेगेटिव एंगल। तो अब आपको दो बातें याद क्या रखनी है, अगर आपकी रे या कोई भी लाइन, रे तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, लाइन भी हो सकती है ना कोई, अगर लाइन को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो तो एंगल बनेगा पॉजिटिव। अगर आप रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो तो आपका एंगल आएगा विद नेगेटिव साइन, जो कहलाएगा नेगेटिव एंगल।
अगर ये क्लियर है दोनों पॉइंट तो आप मुझे यस बोलेंगे तो मैं आगे चलूंगा, आप इनको नोट भी कर लें। यस सर। Yes, यस sir. सर। चलिए ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे आगे, समझ समझ के करते जाना, ठीक है। अब आता है एंगल इन डिग्रीज। हमने बचपन से एंगल को डिग्रीज में पढ़ा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री। ये डिग्री होता क्या है, ठीक है, ये समझते हैं पहले जरा। डिग्री एक्चुअल भी क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये हमारी 4 एक्सिस हो गई, ठीक है। हम अपनी रे को यहाँ ओरिजिन पे रखेंगे, ये हमारी रे है, और हम इसको एक कंप्लीट रोटेशन दे देंगे, 1 कंप्लीट रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये तो बताओ ये कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल हो गया, 1 कंप्लीट राउंड हो गया, 1 360 कंप्लीट राउंड, राइट। इसको आप बोलते हो 360 डिग्री एंगल, ठीक है। जब आप इसकी इसी रोटेशन का जब आप 1/4 करते हो, 1/4 ऑफ कंप्लीट राउंड, जब आप इसका 1/4 रोटेशन लेते हो यहां से लेकर यहां तक, तो इसको बोलते हैं 90 डिग्रीज। तो डिग्रीज बेसिकली क्या होता है, जब एक कंप्लीट रोटेशन हो जाता है तो उसको बोला जाता है 360 डिग्री, और अगर आप उसका 1/4 रोटेशन लेते हो तो ये हो जाता है 90 डिग्री। मतलब एक्चुअल में क्या होता है, 1/4 रोटेशन में अगर आप ना इसके 90 इक्वल पार्ट कर दो, ऐसे ये 90 इक्वल पार्ट कर देते हो, अगर आप 1/4 ऑफ रोटेशन के, ये 1/4 ऑफ रोटेशन हो गया ना, इसके अगर आप 90 इक्वल पार्ट कर दो तो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे सारे के सारे। तो ये जो एक पार्ट होता है 1/4 रोटेशन को आपने 1 क्या डिग्री। किया, यस ये 1 डिग्री एंगल हो जाता है। तो 1/4 ऑफ रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन अगर डिवाइड कर दिया जाए 90 से, तो ये जो एंगल निकल के आता है इसको बोलते हैं हम 1 डिग्री एंगल, ठीक है। तो रोटेशन के हिसाब से मान लो आपका 1/4 रोटेशन है तो आप समझ गए कि पूरा नहीं घूमना भाई, 1/4 घूमना है। 1/4 घूमने के बाद जितना भी रोटेशन आया, जितना भी एंगल फॉर्म हुआ, उस एंगल के हमने 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो उसमें जो एक पार्ट होता है वो 1 डिग्री कहलाता है। क्लियर, ये क्लियर हो गया। तो 1 डिग्री एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे अगर कहीं पूछा जाएगा, 1 डिग्री एंगल इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय 90। लिख लिया बच्चों, नोट कर लिया। Sir, हाँ बोलो। sir, please can you explain this once again, sir? I was disconnected. नो प्रॉब्लम, मैं दोबारा बताता हूँ। वंश सुनो, जब हम एक कंप्लीट रोटेशन कर लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं जी हमारा कितना एंगल हो गया, 360 डिग्री का एंगल हो गया 1 कंप्लीट रोटेशन पे। अगर हम 1 कंप्लीट रोटेशन का 1/4 ले लें, मतलब एक राउंड पूरा नहीं लेना, एक राउंड का 1/4 ले लें, तो एक राउंड का 1/4 90 डिग्री कहलाता है। वो क्यों कहलाता है 90 डिग्री, 1/4 ऑफ कंप्लीट रोटेशन को अगर हम, जैसे ये हमारी ना, देखो दोबारा सुनो, जैसे मैं इसको रब कर देता हूँ, अब ये हमारा ये 1/4 ऑफ रोटेशन, देखो मैं यही शो करता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक आप रुक गए, आपने कंप्लीट रिवॉल्यूशन नहीं किया, आप कहोगे जी मैंने 1/4 कर लिया कंप्लीट रिवॉल्यूशन का, मैं ठीक है, तो ये एंगल बन गए। अब आप क्या करो, इस एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स कर दो, ऐसे 90 पार्ट कर दो इक्वल। वैसे इतना आसान काम नहीं होगा 90 इक्वल पार्ट करना, मान लो समहाउ ये हो जाए, मतलब ये पूरा एंगल 90 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड हो जाएंगे ये पूरा एंगल, तो इसमें से जो एक एंगल आएगा ना, ये 1 डिग्री कहलाता है। ठीक है, तो 1/4 ऑफ कंप्लीट राउंड जब 90 से डिवाइड हो जाता है तो वो जो 90 पार्ट्स आते हैं उसमें से एक पार्ट आपका 1 डिग्री कहलाता है। Okay, sir. ठीक है, तो डिग्री बस इतने ही बताऊंगा, मैं आगे चलते हैं क्योंकि हमारे पास अभी सीखने को और बहुत कुछ है। अब आता है एंगल इन रेडियंस। अब एंगल की दूसरी यूनिट सीखोगे आप। अब तक तो आपने सारे एंगल डिग्रीज में पढ़े थे, अब आते हैं एंगल इन रेडियंस।
समझो जरा रेडियन एंगल कैसे बनता है। सपोज करो ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, कुछ भी रेडियस ले सकते हो आप इसकी। लेट कर लेते हैं इसकी जो रेडियस है वो आर है, कुछ ना कुछ तो होगी भाई। लेट करते हैं इसकी रेडियस आर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सेंटर से कहीं भी सरकमफेरेंस को ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, और मैंने यहाँ पर सरकमफेरेंस पे एक और पॉइंट ले लिया। सपोज करो यहाँ तक ले लिया ये पॉइंट, ये पी, और ये वाला पॉइंट पहले आपका क्यू था, और ये जो आर्क है ना पी से लेकर क्यू तक की एक आर्क आ गई। देखो मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है, रेडियस हमारी आर है ना, मान लेते हैं ये भी आर लेंथ के इक्वल है। तो ये देखो अब जो ये एंगल फॉर्म होगा यहाँ पे, अब ये मैंने दोनों रेडियस ज्वाइन कर ली, ठीक है। पी और क्यू जो आर्क है इसकी लंबाई कितनी ली है मैंने, जितनी रेडियस है उतनी लंबाई रखी गई है। तो यहाँ पर जो ये एंगल फॉर्म होता है, ये वाला जो एंगल बना, ये पी ओ क्यू, तो ये एंगल पी ओ क्यू कहलाता है आपका 1 रेडियन एंगल। 1 रेडियन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 रेज टू दी पावर c। तो 1 रेडियन एंगल कब बनेगा, जब आपके सर्कल पे एक आर्क ली जाएगी, उस आर्क की लेंथ उतनी रखी जाएगी जितनी आपकी रेडियस है। तो वो जो आर्क है वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है, जो एंगल बनाती है पीओ क्यू एंगल, वो वाली आर्क, वो आपका एंगल 1 रेडियन एंगल होता है। अब सपोज करो आपने पी पॉइंट को थोड़ा सा मूव करके यहां ले लिया, एक और पॉइंट एस ले लिया, ठीक है। ये जो पी एस की जो लेंथ है, सपोज करो ये भी आर है, ठीक है। अब मैंने एस को भी क्या किया, सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ये देखो ये ज्वाइन कर दिया। अब आप मुझे बताओ पूरी क्यूएस लेंथ कितनी हो गई, पूरी क्यूएस की लेंथ 2r 2r हो गई। 2 रेडियन। अब जा बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो अब जो ये एंगल हो गया ना, एंगल क्यूओएस, ये वाला जो एंगल क्यूओएस हो गया, अब ये एंगल क्यूओएस हो गया 2 रेडियंस। और इसी तरह से अगर मैं इस एस को और आगे ले लूं और आगे ले लूं और आगे ले लूं, 1 कंप्लीट राउंड कर लूं, 1 कंप्लीट राउंड यहाँ से क्यू से मूव करते 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 सपोज करो वापस क्यू पे आ जाओगे आप, वापस क्यू पे आ गए। अब बताओ पूरी आर्क कितनी हो गई, 1 कंप्लीट आर्क कितनी होती है, जल्दी बताओ। सर 4 रेडियन। रेडियन 4c। पूरी कंप्लीट आर्क कितनी होती है, सरकमफेरेंस पूरे सर्कल की, सर 360 नहीं कंप्लीट आर्क की लेंथ 2 पाई आर ही तो होती है, 2 पाई आर ही तो होती है भाई कंप्लीट आर्क जो होती है। यस मैं आपको चलो पिछले वाले नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ, रुको अभी इस पेज को मैं हटाता हूँ। पहले ये बताओ, ये सही में आया जो मैंने इतना बताया, इसको छोड़ दो कंप्लीट आर्क को। अगर मैंने एस पॉइंट एक और ले लिया, उसकी लेंथ भी अगर मैंने आर ले ली, तो ये जो क्यू एस एंगल हो गया अब वो 2 रेडियंस हो गया। चलो अब बताओ ये, हाँ यश बताओ बेटा। सर जो ये 2 है, हम्म 2 पे जो सी है सर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो 2 पे सी लिखा हुआ है ना, पावर में सी लिखा हुआ है, ये Yes, रेडियंस का सिंबल होता है। जैसे डिग्रीज के लिए आप लोग क्या बनाते हुए आए हो, जैसे बचपन से आपको सिखाया गया भाई डिग्रीज अगर लेना है तो जैसे 30 डिग्री है, 30 लिखो, उसके ऊपर पावर में 0 शो कर दो, इसको डिग्रीज रीड किया जाता है। तो इसी तरह से रेडियंस रीड करने का तरीका क्या है, जितना भी रेडियन है वो लिखो, जैसे 2 रेडियंस है 2 लिखो और पावर में सी शो कर दो। ओके सर। तो रेडियंस के लिए हम पावर में सी शो करेंगे, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा अभी। चलो अब बताना, ठीक है। ये मान लो मेरा एक सर्कल है, ये मैंने एक पी पॉइंट लिया, रेडियस आर है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ले रहा हूँ क्यू, ये मेरा एक और क्यू पॉइंट है, मैंने क्यू पॉइंट से भी इसको ज्वाइन कर दिया है। और ये जो मेरा पी क्यू है, इस बार ये जो पी क्यू लेंथ है ये सपोज करो एल है, ये एल है, मुझे नहीं पता। अब बताओ ये एंगल पी ओ क्यू रेडियंस में कितना होगा, मान लो इसको थीटा कह दें, तो थीटा एंगल कितना होगा, L L upon upon R। यस एल अपॉन आर। तो बहुत छोटी सी बात ये होती है, जितनी भी आप आर्क लोगे, ठीक है, उसकी लंबाई एल मान लो, उसको अगर आप रेडियस को आर से डिवाइड कर देते हो, तो ये जो रेशियो सॉल्व करके आता है वो ये वाला एंगल होता है, लेकिन ये होता है इन रेडियंस। ये जो एंगल आएगा ये हमेशा रेडियंस में आएगा, डिग्रीज में नहीं आता ये, राइट। अच्छा चलो अब बताओ, अगर मैं यहाँ ले लूँ पी, इस वाले क्यू पॉइंट को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया एस, और मैंने एस को ज्वाइन कर दिया सेंटर से, राइट।
अब बताओ ये 1/4 ऑफ द आर्क कितनी होती है? आर्क पीएस पूछ रहा हूं मैं आपसे। अब आर्क पीएस की लेंथ बताओ। 1/4 ऑफ द कंप्लीट रिवॉल्यूशन। सर 1 रेडियन। नहीं, पहले मुझे आर्क पीएस तो बताओ। पाई आर एंगल अपॉन छोड़ो। यस भाई, 2 पाई आर कंप्लीट लेंथ होती है ना पूरी आर्क की। पूरी कंप्लीट आर्क 2 पाई आर होती है, तो उसको डिवाइड 4 कर लो, तो ये हो गई पाई आर अपॉन 2। अब बताओ ये कितने रिवॉल्यूशन हो गया? एंगल पीओएस डिग्रीज में बताओ कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया। और आपको मालूम है अगर मेरे को पीओएस एंगल रेडियंस में निकालना है तो क्या करना है? जितनी भी लेंथ ऑफ एन आर्क है उसको डिवाइड करना है रेडियस से। बताओ कितनी हो गई? पाई आर अपॉन 2 को आर से डिवाइड करके बताओ कितना रह गया एंगल पीओएस? पाई/2 पाई/2 किस में आ गया? रेडियंस में आ गया। रेडियन। देखो, तो यही एंगल रेडियंस में तो पाई अपॉन 2 रेडियंस है, और यही एंगल डिग्रीज में 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है तो सेम एंगल। तो आप ये बोल सकते हो ना कि जो 90 डिग्री एंगल होता है वो रेडियंस में पाई अपॉन 2 रेडियंस के इक्वल होता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो 180 डिग्री एंगल होता है वो रेडियंस में किसके इक्वल होता है? वो रेडियंस में पाई रेडियंस के इक्वल होता है। पाई रेडियस के। आई बात सही में ये वाली? यस। तो ये देखो, यही हमारा डिग्री और रेडियंस का रिलेशनशिप होता है। मतलब क्या? मैं आप पहले इसको नोट कर लो पहले आप, मैं पेज चेंज करूंगा। आप पहले नोट कर लो तो मुझे बता देना बेटा, मैं थोड़ा पेज चेंज करूंगा ना, तो पेज चेंज कर लूंगा। सर नोट। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपकी, ये तो आपने समझ लिया अभी कैसे हम रेडियन से डिग्री को रिलेशनशिप बना रहे हैं हम। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ही नोट करो जरा, ये आपके नॉलेज के लिए लिखवा रहा हूँ मैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल को मेजर करने के लिए कुछ सिस्टम बनाए गए हैं, जिसमें से एक सिस्टम आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, डिग्रीज वाला। ठीक है, तो मैं आपको सारे सिस्टम बताता हूँ किस कौन कौन से सिस्टम्स हैं जहाँ पे एंगल का मेजरमेंट किया जाता है। नंबर वन सबसे पहला कहलाता है सेक्सजेसिमल सिस्टम। सेक्सजेसिमल सिस्टम ये एक सिस्टम होता है जिसमें एंगल्स को मेजर किया जाता है। अब इस सिस्टम के बारे में सुनो पहले आप। एक राइट एंगल किसी को मालूम है कितना डिग्री का होता है? पढ़ा होगा बचपन में आपने। 90। यस, ये 90 डिग्रीज होता है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जब आप एक राइट एंगल बनाते हो तो वो 90 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, जब आप इसमें 1 डिग्री एंगल ले लेते हो, 1 डिग्री एंगल क्या करते हो आप? पूरे जो 1 राइट एंगल होता है उसको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हो, तो 1 डिग्री एंगल हो जाता है। जब आप 1 डिग्री एंगल को डिवाइड करते हो 60 इक्वल पार्ट्स में, 1 डिग्री एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो ये डैश लगा दो, ये मिनट्स कहलाते हैं। ये जो घड़ी वाले मिनट है ना, बोल तो वही रहे हैं मिनट्स, लेकिन ये वो वाले मिनट्स नहीं होते जो घड़ी में होते हैं। ये आपके 60 मिनट्स कहलाते हैं इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। फिर ये जो 1 मिनट एंगल आता है, 1 मिनट एंगल को अगर आप फिर से 60 में डिवाइड कर दो, 60 इक्वल पार्ट्स में, तो ये एंगल और छोटा हो जाता है। फिर ये एंगल कहलाते हैं सेकेंड्स। तो सेक्सजेसिमल सिस्टम में पहले एक राइट एंगल लिया, उसको 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो वो 90 डिग्री बन गए। उसमें से 1 डिग्री एंगल उठा लिया, उस एंगल को फिर से 60 से डिवाइड कर दिया। जब उसको 60 से डिवाइड कर दिया तो बहुत छोटा एंगल बन गया, वो बन गया 1 मिनट एंगल। उस 1 मिनट एंगल को क्या किया, फिर 60 से डिवाइड कर दिया, 60 इक्वल पार्ट कर दिया उसके भी, तो 60 इक्वल जो पार्ट किया वो सेकेंड्स बन गए। अब ये जो सोचो 1 सेकेंड एंगल है, ये कितना छोटा होगा? सोचो 1 डिग्री एंगल क्या होता है। देखो ये, जैसे ये 1 डिग्री एंगल है मान लो, ये मैं तो फिर भी इसको काफी बड़ा शो कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए
ये बहुत कम होता है, जबकि ये 1 डिग्री एंगल है। 1 डिग्री एंगल को आपने पहले तो क्या किया, ऐसे 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए, देखो ऐसे बारीक बारीक हो गए, बहुत छोटे छोटे हो गए। फिर आपने क्या किया, उसमें से एक बहुत छोटा उठा लिया, ये मान लो बहुत छोटा वाला निकाल लिया आपने, इसमें से निकाला है। फिर आपने क्या किया, ये 1 मिनट एंगल है, अब आपने इसके भी 60 पार्ट कर दिए, इसको भी 60 से डिवाइड कर दिया। फिर आपने अब एक वो निकाल लिया, अब इतना छोटा होगा कि शायद वो नजर ही नहीं आ रहा होगा, इतना छोटा एंगल होगा, और वो एंगल होगा 1 सेकेंड एंगल, राइट। तो इस सिस्टम में क्या किया गया, एक राइट एंगल को पहले 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, वो डिग्रीज बन गए 90 डिग्री। फिर उसमें से 1 डिग्री उठाया, उसको 60 से डिवाइड करके बना दिया, 60 मिनट्स एंगल हो गए। फिर उसमें से एक एंगल उठाया 1 मिनट, उसको 60 से डिवाइड करके बना दिया 60 डिग्री सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। तो ये एक सिस्टम हो गया, इसको बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। नोट कर लिया? Yes. अच्छा, अब आता है दूसरा सिस्टम, सुनो। ये आपकी नॉलेज के लिए काम आएगा, आप साइंस स्टूडेंट्स हो इसलिए आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट आता है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम, अब इसमें क्या हुआ भाई, इस सिस्टम में क्या किया, एक राइट एंगल लिया, एक राइट एंगल जैसे पहले लिया था, इसको 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 100 इक्वल पार्ट्स में। जब 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो ये ग्रेड्स कहलाते हैं, 100 ग्रेड्स। जैसे वो डिग्रीज होते हैं ना, ये ग्रेड्स होते हैं। पता है इनको कैसे शो करते हैं, इसको जैसे 100 लिखो, ऊपर पावर में छोटा जी लिख दो, ये ऐसे होते हैं। तो अगर एक राइट एंगल के 100 इक्वल पार्ट किए जा रहे हैं तो वो ग्रेड्स कहलाएंगे। और उसमें से आप, ये तो और भी छोटे हो गए, 100 पार्ट कर दिए। फिर आपने क्या किया, एक ग्रेड एंगल लिया, एक ग्रेड एंगल को फिर 100 से डिवाइड कर दिया। तो जब आपने एक ग्रेड एंगल को 100 से डिवाइड किया तो फिर वही वो 100 मिनट्स बन गए, 1 ग्रेड एंगल को, लेकिन आपने 100 से डिवाइड किया। फिर आपने इसमें से 1 मिनट का एंगल निकाला, ठीक है, 1 मिनट एंगल को आपने फिर से 100 से डिवाइड कर दिया, तो वो 100 सेकेंड्स एंगल बन गए। भव्य बताओ। सर दोनों सिस्टम्स के मिनट्स और सेकंड्स की वो अलग अलग आएगा ना, लेकिन हाँ, अलग अलग आएगा बिल्कुल। देखो यहाँ पे ना, आपने एक राइट एंगल को 100 भागों में बांटा है, तो उसमें से आप जब एक ग्रेड को कंपेयर करोगे, मान लो आप एक डिग्री से, तो आपका बड़ा वाला डिग्री निकलेगा, ग्रेड छोटा निकलेगा। फिर आप उस ग्रेड को क्या करोगे, फिर 100 से डिवाइड कर रहे हो, तो वो आप 100 से डिवाइड पर वो जो एंगल बनेगा वो 1 मिनट एंगल हो जाएगा। फिर उसमें से जो 1 मिनट निकलेगा, जब वो 100 से डिवाइड होगा तो वो सेकेंड्स बन जाएगा। सर तो क्वेश्चन में आएगा, हम पता कैसे लगाएंगे? मैं बताऊंगा, आप नोट करो बस, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये सेकंड सिस्टम हो गया। एक थर्ड सिस्टम और लिखो। लिख लिया? सेंटिसिमल सिस्टम में, यस। सेंटिसिमल सिस्टम में आपके एंगल, ध्यान रखना, एक राइट एंगल को 100 भाग में डिवाइड किया गया, उनको ग्रेड्स बनाया गया। अब एक आता है तीसरा, सर्कुलर सिस्टम। ये तीसरा सिस्टम होता है, सर्कुलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में जो यूनिट होती है मेजरमेंट ऑफ एंगल की, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज ये रेडियन होती है, जो अभी अभी आपने सीखा। जब आपका एंगल रेडियन में मेजर किया जाता है तो हम कहते हैं कि एंगल को सर्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग मेजर किया जा रहा है। अब 1 रेडियन एंगल की डेफिनेशन लिखो। 1 रेडियन एंगल क्या होता है? द मेजर ऑफ एन एंगल, मैं थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ इसको। द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर पे सबटेंड होता है ना, ये सबटेंडेड एट द सेंटर of a circle, of a circle by an arc of length, by an arc of length, by an arc of length equal to the radius of the circle,
equal to the radius of the circle. So one radian angle is the measure of an angle subtended at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of the circle. मतलब अगर एक रेडियन एंगल को मेजर करना है तो आपको एक सर्कल लेना है, उसके ऊपर एक आर्क लेनी है, उस आर्क की लंबाई उतनी रखनी है जितनी रेडियस है। तो वो जो आर्क होती है, देखो ये पीछे वाली फिगर समझाता हूँ मैं आपको, ये वाली जो मैं रीडिंग समझा रहा था, ये हमने आर्क ली ना, पी क्यू आर्क ली हमने, तो पी क्यू आर की लेंथ हमने कितनी रखी, जितनी रेडियस है। तो अगर हम रेडियस के इक्वल इसकी लेंथ रखते हैं तो ये जो पी क्यू आर सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है, एंगल पी ओ क्यू, ये आपका एंगल कहलाता है वन रेडियन एंगल। तो तीन सिस्टम अभी आपको याद रखने हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, फिर उसमें से एक डिग्री एंगल निकल के आया, वो 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, उसमें से एक मिनट एंगल फिर 60 में डिवाइड हुआ, सेकंड्स में निकल के आया। दूसरा सिस्टम आता है सेंटेसिमल सिस्टम, उसमें एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया 90 की जगह, वो ग्रेड्स कहलाए। फिर एक ग्रेड को फिर 100 से डिवाइड किया, वो मिनट्स कहलाए। फिर एक मिनट को फिर से डिवाइड किया सिस्टम में, वो सेकंड्स कहलाए। और फिर आया तीसरा सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। इसमें एंगल को मेजर करने की यूनिट होती है रेडियन। नोट कर लिया आपने? यस सर। ठीक है, ये आपकी देखो, ये आपकी नॉलेज के लिए है। ये एनसीईआरटी ना इतना सारा कवर नहीं करती है। मैंने आपको पहले कहा, देखो 11वीं क्लास में आए हो, आपको नॉलेज बहुत भयंकर रखनी है, अपनी बढ़िया वाली नॉलेज, क्वेश्चंस के साथ साथ अच्छे से नॉलेज भी होनी चाहिए। और हमने अभी अभी डिग्री और रेडियन के बीच में एक रिलेशनशिप बना ही लिया। रिलेशनशिप हमने क्या बनाया, हमने देखा जो 90 डिग्री एंगल थे वो रेडियंस में पाई/2 रेडियंस के इक्वल आए। और फिर हमने ये भी कह दिया कि अगर हम 180 डिग्री एंगल ले लेंगे तो वो रेडियंस में किसके इक्वल हो जाएगा, पाई रेडियंस के इक्वल हो जाएगा। ये रिलेशनशिप आपको परमानेंट याद रखना है। ऑलराइट, यस। चलो, तो आप इसको ना एक बार बस देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं इसको काफी आगे तक कवर कर लूंगा। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया आपके सामने, एंगल नेगेटिव पॉजिटिव पता चल गया आपको, रेडियन पता चल गया कैसे बनता है, डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशनशिप भी आ गया नजर हमको सामने, राइट। और ये नेगेटिव पॉजिटिव एंगल के बारे में पता चल गया। सिर्फ आप इसको एक बार रीड कर लेना। आज कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा मैं आपको, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मुझे क्वेश्चन देने जरूरी होंगे। सर, हाँ जी बोलो। सर ये जो डिग्री के अलावा दो सिस्टम्स हैं, इनमें भी नेगेटिव हो सकता है एंगल? हाँ, एंगल तो देखो -2 डिग्री, -2 ग्रेड भी हो सकता है, -2 मिनट्स भी हो सकता है, -2 सेकंड्स भी हो सकता है। वो तो बस रोटेशन बताएगा बस हमें। माइनस का मतलब है भाई एंगल जहां बनाया गया होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया, इसलिए माइनस लगाया जा रहा है। इसमें आपको बोलूंगा -30 डिग्री और 25 मिनट एंगल है, तो आप समझ जाओगे माइनस तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एंगल जब बनाया गया होगा तो लाइन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया गया होगा। बस इतना पता चलेगा माइनस से बस। चलो जी, तो हम इसको स्टॉप करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करके आना परसों, ठीक है? थैंक यू। ओके जी, टेक केयर, जय हिंद।